इंदर कुमार गुजराल, जन्म 4 दिसंबर 1919, झेलम, पंजाब। 1938 से 41 हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर में पढ़ाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल। छात्र राजनीति में सक्रिय। फैज अहमद फैज से मुलाकात। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल। 26 मई 1945 शीला भसीन से विवाह। 1948 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बाद अब गुजराल कांग्रेस में शामिल। 1959 से 64 वाइस प्रेसिडेंट, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। 1964 राज्यसभा में प्रवेश। 1967 से 76 गुजराल ने विभिन्न विभागों में मंत्री पद संभाला। 1976 से 80 सोवियत संघ में भारत के राजदूत। 1989-90 बीपी सिंह सरकार में विदेश मंत्री। 1992 बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित। 1996-97 देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री। 21 अप्रैल 1997 भारत के 12वें प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी गिनती देश के बुद्धिजीवियों या इंटेलेक्चुअल्स में की जा सकती है। पीवी नरसिम्हा राव और इंदर कुमार गुजराल। जहां आम पॉलिटिशियंस को अपनी लोकप्रियता की ज्यादा फिक्र रहती है, वहां बुद्धिजीवियों की फितरत है देश की समस्याओं के बारे में सोचना और चिंता करना। सो गुजराल साहब से मिलना और बात करना देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक ख्याली सफर सा बन जाता है। आज आप हिंदुस्तान में जो सबसे ऊंचा ओहदा है, सबसे बड़ा पद, सबसे ऊंचा पद है, वहाँ बैठे हैं। कल तक, मेटाफोरिकली कल तक आप हम में से थे। तो इस ऊंचाई पे आके जिंदगी, दुनिया, देश की जो हकीकतें हैं वो क्या थोड़ी धुंधला गई हैं कि साफ ज़्यादा नजर आने लगी? देखिए, दोनों तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आदमी जब ऐसी जगह बैठा हो तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दफे स्मगिश बन जाता है कि सब तरफ हरियाली नजर आती है। मेरी ऐनक वो नहीं है। मेरी ऐनक में मुझे हर तरफ हरियाली नजर नहीं आती। हरियाली के पैचेस नजर आते हैं, लेकिन बड़ा वसी मैदान डेजर्ट्स का और सूखेपन का नजर आता है। मैं उसकी तरफ तवज्जो देकर सोचता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी जितनी देर भी मेरे पास रहेगी, उस जिम्मेवारी को मैं कैसे निभाऊं। प्रधानमंत्री के पद पे बैठने से ही क्योंकि आम जनता से दूरी पैदा हो जाती है, गुजराल साहब हर हफ्ते अपने घर में बिना अपॉइंटमेंट के आम लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। वो मानते हैं कि यही लोग असली भारत की झलक देते हैं जो सरकारी दफ्तरों में बैठने से कम ही दिखती है, और इनसे मिलकर उनको कई दफा अपनी बेबसी का एहसास होता है। सबकी कोई ना कोई मुश्किल और हर मुश्किल का हल ढूंढना तकरीबन असंभव। किसी विधवा की बात, किसी यतीम की बात, किसी हैंडीकैप्ड की बात, और सबसे बड़े बेरोजगार की बात। क्या करें? मेरे पास रेडिकट सोल्यूशन नहीं होता, और क्योंकि रेडिकट सोल्यूशन नहीं होता तो फिर मुझे अपने आप पे अजीब सी एक अंदर से अजीब भावना, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कि मेरे पास ये आए हैं, ये सोचते हैं कि मैं लास्ट आदमी हूँ जो इसकी मदद कर सकता हूँ, और मैं नहीं कर पाता। कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों की मदद हो भी जाती है, कुछ की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स, और यही मैं जब सारे हिंदुस्तान में घूमता हूँ तो ये दृश्य जब सब जगह देखता हूँ तो उस वक्त मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मेरा दुख दर्द कितना हो जाता है। कई दफा मेरा गला भर आता है उनको देख के। मुश्किलों को हल करना क्योंकि देवताओं खुदाओं का काम होता है, और क्योंकि कई राजनेता ऊंचे पदों पे बैठकर अपने को इसी रोल में देखना शुरू करते हैं, हमने गुजराल साहब के साथ इंटरव्यू का दौर शुरू किया एक ऐसे ही सवाल से, और जवाब में मिली पंडित नेहरू की तारीफ। हबीब जालिब दा शेर है, तुझसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुझे सुना होना, तुझसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का
इतना ही यकीन था। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आपको कभी अपने खुदा होने का यकीन होता है? नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि मेरी सोच पहले दिन से, जब से ये जिम्मेवारी मुझ पे आई है, इसने मुझे और हम्बल किया है। मैं इस सारी चीज़ को बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ देखता हूँ। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को मैं रूलर की शक्ल में नहीं देखता, इसको मैं शक्ल में देखता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को इसके बड़ेपन की तरफ कैसे ले जा सकता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे अंग्रेजी में अगर मैं ये कहूँ कि 50वें साल में इंडिया इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ ग्रेटनेस, और हिंदुस्तान की खुशकिस्मती ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इस प्राइम मिनिस्टरशिप की संस्था को एक रोल दिया गया है, और वो रोल ये है कि इसकी संस्थाओं को मजबूत किया जाए। डेमोक्रेसी मुल्क में कैसे बनी? जवाहरलाल जी भी जैसे आपने कहा खुदा बन सकते थे, नहीं बने, कोई रोकने वाला नहीं था, चाहते तो बन जाते, नहीं बने थे वाकई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब उनके ऊपर देखता हूँ, जवाहरलाल की नुक्ता नज़र को या जवाहरलाल के दृष्टिकोण को जब कभी मैं एनालाइज करता हूँ, तो जवाहरलाल की सोच में अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेरियनिज्म में बड़ा फ़र्क था। अगर फ़र्ज़ करिए जवाहरलाल ने इस मुल्क में डेमोक्रेसी को मजबूत न किया होता तो आज हम कहाँ होते। अगर पंडित जी ने इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को एक नया रूप न दिया होता तो हम आज कहाँ होते। अगर पंडित जी ने इस देश को प्लानिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ न दिया होता तो हम कहाँ होते हैं। आज जितने लोग हमको समझाते हैं कि तुम्हारी मार्केट बन गई, ये मार्केट पिछले 3 सालों में नहीं बनी, ये मार्केट उन 50 साल की पॉलिसियों के जरिए बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंडित नेहरू की इन सब सफलताओं के बावजूद देश का अब भी हाल ये है कि ये लड़का हरियाणा के मेवात इलाके से आया है प्रधानमंत्री से किताबों के लिए 400 रुपए मांगने के लिए। हर चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं। गिलास में, आधे गिलास में पानी हो तो आप ये कह सकते हैं कि आधा खाली है, आप ये भी कहते हैं आधा भरा हुआ है। 50 सालों में मुल्क शुरू कहाँ से हुआ था? मेरा ताल्लुक छोटे से एक शहर से था जहाँ मैं पैदा हुआ था। हमारे शहर, सारे शहर में 2 मोटर गाड़ियाँ होती थी, एक डिप्टी कमिश्नर की जो अंग्रेज था और एक पुलिस कप्तान जो अंग्रेज था। गाड़ी 2000 में मिलती थी। कितने लोगों के पास थी? एक रूप उसका ये। दूसरा रूप उसका ये है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमारी आबादी 32 करोड़ थी, आज 100 करोड़ को हम छू रहे हैं। 32 करोड़ जितने थे उससे ज्यादा लोग आज मिडिल क्लास में चले गए हैं। ये भी एक तरीका है देखने का। लेकिन उसके साथ ही साथ जो मेरे जैसा आदमी इस जगह बैठा होगा तो उसको ये भी सोचना पड़ता है कि हाँ, ये 32 करोड़ 35 करोड़ तो मिडिल क्लास में चले गए, जो 60 करोड़ 65 करोड़ बाहर रह गए, उनका क्या करना है? तो उसी से चुनौती पैदा होती है, चैलेंज पैदा होता है। जहां गुजराल साहब नेहरू जी की नीतियों को बिल्कुल ठीक मानते हैं, वहां उनको ये भी दिखता है कि ये देश अब भी वो देश है जिसका वर्णन उनके दोस्त फैज अहमद फैज ने कभी इन शब्दों में किया था। जर्द पत्तों का वन जो मेरा देश है, दर्द का अंजुमन जो मेरा देश है। लेकिन वो अपने आप को तसल्ली इस बात से देते हैं कि हर मुल्क में गरीबी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। मैं जब कभी अपने पुराने घर की तरफ जाता हूँ रात को, तो जब मैं देखता हूँ कि लोग सड़क पे सोए तो मुझे हिंदुस्तानी होने में शर्म आने लग जाती है। और जब कभी मैं अपने नंगे बच्चों को गली में घूमते देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने 50 साल में क्या किया इनके लिए। वो जिम्मेवारियाँ भी बढ़ती हैं, उससे कुछ मुझे जज्बाती और इमोशनल तौर पर तकलीफ भी होती और हम सबको होती। लेकिन फिर वही कि दुनिया का कोई देश भी ऐसा नहीं है जहाँ ये प्रॉब्लम्स नहीं है। 3 साल 4 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में था। मैंने अपनी आंखों से सुबह लोगों को गंदगी के ड्रम में खाना निकालते देखा। गुजराल साहब जिन हालात में प्रधानमंत्री बने हैं, वो हालात ही उन पे एक किस्म की पाबंदी हैं। वो इन पाबंदियों को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि जनता का विश्वास काफी हद तक राजनेताओं से उठ गया है।
हम लोगों का कॉन्डक्ट भी ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये हुआ है। अब कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना तो एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है, लेकिन एक चीज़ करनी पड़ेगी हम सबको मिलकर, चाहे हम राजनीति में हो या न हो, वो ये कि आफ्टर ऑल इस मुल्क को चलाने के लिए चाहे एक सिस्टम कोई भी लाइए, कोई ना कोई तो आपको पॉलिटिक्स में लोग लाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा, मुझे बहुत बरस पहले, 3-4 बरस पहले मुझे किसी ने ख़त लिखा था और उसने मुझे लिखा था कि भाई मैं तुमको शरीफ आदमी मानता हूँ, तुम पॉलिटिक्स में क्यों हो। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि भाई इसलिए नहीं कि शरीफ आदमी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अगर इस मुल्क को चलाना है किसी न किसी ढंग से, डेमोक्रेसी में कोई ना कोई तो आगे आएगा। और अगर हम ये सोच लिए कि छोड़ देना है मुल्क को तो अलग बात है। पर वैसे सवाल अच्छा है क्योंकि सवाल वाकई शरीफ आदमी नहीं आ रहे हैं और आपके अपने ही कई, आपके पार्टी के अपने नेताओं पे चोरी के इल्जाम लग रहे हैं। अब इसका क्या किया जाए? देश कैसे बनेगा अगर नेताओं पे चोरी के इल्जाम लगे? देखिए, एक लफ्ज़ नेता गलत इस्तेमाल होता है। हमने इस मुल्क में 2 लफ्ज़ बड़े मिस यूज़ किए, लीडर और नेता। ऑफिस बेयरर होना या किसी चीज़ का मिनिस्टर बन जाने से आदमी नेता नहीं बन जाता। मुख्यमंत्री जब बनता है तो नेता होता है कि नेता नहीं होता। नेता होता है जिसके, गांधी जी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, नेता थे। नेता वो है जो उसमें हिम्मत है सोच के कहने की और अपनी मॉरल स्ट्रेंथ की, मैं उसको नेता मानता हूँ। आपकी पार्टी का एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसपे चोरी का इल्जाम है? देखिए, उसमें भी 2 बातें, मैं किसी का ना डिफेंड करता हूँ ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ। एक मुल्क में हमने और वातावरण भी पैदा कर दिया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम हो उसको कोर्ट में जाना चाहिए, अपने आप को एग्जेनोरेट करना चाहिए, अदालत में फैसला होना चाहिए, उसमें कोई रास्ते में आना नहीं चाहिए। बतौर प्रधानमंत्री के मैंने एक ही वायदा किया था पहले दिन कि मैं किसी भी ऐसे आदमी का साथ नहीं दूंगा या उसके हक में दखल नहीं दूंगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मेरी या किसी बाहर की पार्टी का, जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो इस किस्म की, मैं कभी दखल नहीं दूंगा और ना ही दिया है और ना दूंगा। पब्लिक लाइफ में जब आप आते हैं तो आप एक उम्र लगती है आपको एक जगह अपनी बनाने में, अपनी जगह बना लेते हैं। बनाने के बाद अगर आपने गलत काम किया है तो आपको कुछ जगह बनाने का हक नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया और फिर आप उसमें से आपकी अदालत में गए, अदालत ने आपको छोड़ दिया, बर्बाद तो आप पहले हो गए। इसलिए मैंने कहा था विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। एक जो हमारे यहाँ ये नई चीज़ पैदा होगी, ट्रायल बाई मीडिया। जिस दिन शिकायत की उस दिन फांसी लगाओ उसको कोई हक नहीं है अदालत में जाने का, अदालत की बात सुनने का। उससे आप एक और तरफ जा रहे हैं जिसका खतरनाक बात है। उस संस्था का नाम कुछ हो, इंक्वायरी वाली का, इन्वेस्टिगेशन बुनियादी तौर पे साइलेंट होनी चाहिए, एनोनिमस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रोज सुबह बयान देते हैं टीवी के सामने आके या अखबार में और पहले लोगों के खिलाफ एक जज्बा पैदा कर देते हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन, और फिर बाद में आप मुकदमा साबित नहीं कर पाते। ये भी एक चिंता की बात है। एक चिंता की बात और भी है, और वो ये है कि अगर आप इस मुल्क में एक नया वातावरण ये पैदा कर देंगे कि आखिरकार कोई भी संस्था हो, पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में आप जब एक दफ़ा अपना नाम जब शिकायत करते हैं और उसके बाद जिसके ऊपर शिकायत है उसको मौका ही नहीं मिलता, तो फिर इस मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता पुलिस राज ले आएंगे जिसमें हम सब परेशान हो जाएंगे। फिर आज तो आपका इशारा लालू यादव की तरफ है? मैं किसी की तरफ इशारे कुछ नहीं करता, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता, ना मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं किसी की डिफेंस को रैशनलाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ। दिल्ली के राजनेताओं में गुजराल साहब उनमें से थे जो आम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे। तो अब जो उनकी चारों तरफ सिक्योरिटी की दीवारें खड़ी हो गई हैं, उनको अपने ही लोगों से बचाने के लिए उससे उन पे क्या गुजरती है? मैं सिक्योरिटी को पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी में 2 बहुत बुनियादी नुक्स हैं। एक तो ये कि एग्जीबिशनिस्ट ज़्यादा है, एफिशिएंट कम है। दूसरे मुल्कों में सिक्योरिटी का होता है कि भी एफिशिएंटली 2-4 आदमी देखते रहते हैं आपको ठीक हो गया, लेकिन ये कि आपने 200 आदमी घूम रहा है, 400 आदमी घूम रहा है, ये कोई सिक्योरिटी मैं इसको नहीं कहता, मैं इसको एग्जीबिशनिज्म मानता हूँ, बुनियादी बात। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वो तो मेरी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। आज आप सुबह आपने देखा है कि मैं लोगों से खुले मिलता हूँ, उसमें कोई सिक्योरिटी की बात नहीं होती,
क्योंकि मैं उनमें से ही हूँ। और आज बाई चांस मैं यहाँ आ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया हूँ या मैं कल फिर वापस जाऊँगा वहाँ, तो फिर मुझे उनके बीच में रहना है। इसलिए कोशिश करता हूँ कि वो जो दीवारें ये खड़ी की जाती हैं, इसी हमारी सरकारों में एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है पुरानी, और वो ये है कि हम लोग मॉडर्न सोसाइटी को चलाते हैं फ्यूडल माइंड के साथ, कि मिनिस्टर बन गए तो अब राजा बन गए, ये, और अपनी अथॉरिटी की बात शुरू कर दी, मेरी इख्तियार क्या है। ये बुनियादी तौर पे कॉन्ट्रडिक्शन है। मॉडर्न सोसाइटी को, मॉडर्न गवर्नेंस के तरीके अलग है। मेरी कोशिश ये है कि उस तरफ ले जाऊं। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजराल साहब विदेश मंत्री थे और इस मिनिस्ट्री में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये मानी जाती है कि भारत के रिश्ते दक्षिण एशिया के बाकी देशों से, खास तौर पाकिस्तान से बेहतर हुए। शायद इसी वजह से उनके प्रधानमंत्री बनने पे पाकिस्तान में भी खुशी हुई। जब मैं यहाँ प्रधानमंत्री बना तो मुझे सैकड़ों के खत आए पाकिस्तान से, पर्सनल, इमोशनल, आशा के, दोस्ती के, और खासकर जेलम से जिन लोगों को, जो मेरे वक्त वहाँ नहीं थे, उन लोगों के खत। और मुझे बता रहे थे नवाज शरीफ कि भाई जेलम में एक किस्म की दिवाली मनाई गई कि हमारे शेयर का लड़का प्राइम मिनिस्टर बन गया। हम लोग मुख्तलिफ देश जरूर हैं, लोग तो एक ही हैं, और इस तरह जब हम ध्यान देंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये कि जब इतने बरसों की बात उलझी हो तो उसको सुलझाने में टाइम लगता है। इसलिए कोई मिरेकल्स होने का चांस नहीं है, और ना ही कोई इंस्टेंट फिक्स होने का चांस है, एक बुनियाद। लेकिन ये कि चलिए इस तरफ कम से कम रास्ता तो सोचा है। मैं जब नवाज शरीफ को टेलीफोन कर रहा था 5-7 दिन पहले, तो मैंने कहा था उसको कि भाई, वो मजाज का एक शेर था कि जो कभी सोचा ना था आज वो सोचा तो है। ये एक पहला कदम होता है, आप सोच की तरफ तो चले। अब बात शुरू हुई है, कुछ मजबूरियां भी दोनों की हैं, कुछ बंदिशें भी दोनों पे हैं। तो किसी भी पॉलिटिकली जिम्मेवार ओहदे की जिम्मेवारी सबसे बड़ी ये होती है कि इस सारे उलझनों के में से रास्ता निकाले। मैं एक बात कभी पसंद नहीं करता कोई मेरे पाँव छुए। मैंने मना किया था, किसी को छूने नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ना किसी का पाँव छुआ है, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पाँव छुए। बल्कि मेरा ताल्लुक तो ऐसे ख़ानदान से है जिसमें मेरे माता पिता ने कभी इनकरेज नहीं किया था कि हम उनके पाँव छुए। हमारे यहाँ रवाज ही नहीं था, आज भी नहीं। मेरे बच्चे मेरे पाँव कभी नहीं छूते। प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे एक इंसान भी होता है, ये बात हम पत्रकार अक्सर भूल जाते हैं। इसी को जहन में रखकर हमने गुजराल साहब से राजनीतिक और आर्थिक सवालों से हटकर भी कुछ सवाल पूछे, जिनसे असली इंद्र कुमार गुजराल की कुछ झलक मिलती है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हाथ नहीं दिखाया, कभी भी। मेरे घर किसी बच्चे की, मेरी, किसी की, हमारी कोई जन्म पत्री नहीं है। हमारे यहाँ जितनी शादियां मेरे पिता ने की थी सब इतवार को ही है, क्योंकि वो वकील थे। बदकिस्मती ये होती है कि हम में से कुछ लोग जो राजनीतिक मैदान में कोई ना किसी ऑफिस से पहुंच जाते हैं, और जब हम लोग अपने आसपास इस किस्म का वातावरण पैदा करते हैं कि कोई जो ज्योतिषी आ रहा है, कोई पंडित आ रहा है, कोई गॉडमैन आ रहा है, हम ज़्यादा नुकसान करते हैं दूसरों से, क्योंकि लोग तो हमारी तरफ देखते हैं। जब भी देश आगे बढ़ने लगता है तो ये ऑब्सक्योरेंटीज ताकतें पीछे खींचती हैं। अच्छा, आपको जब फुर्सत होती है, खैर अब तो कम ही होती होगी, तो फुर्सत में कौन से शौक हैं आपके जो आप पूरे करते हैं? उसी एक मैंने किसी से कहा था कि मैं, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ कि आई एम एसेंशियली ए प्राइवेट मैन इन पब्लिक लाइफ। मेरी फैमिली मेरे लिए मैटर करती है। माई बिगेस्ट लेयर इज टू प्ले विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन। मैं घर जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, मेरी सबसे बड़ी रिक्रिएशन उन बच्चों के साथ है। मेरा पोता आजकल अमेरिका से आया हुआ 8 साल का है, तो सुबह सैर करने हम दोनों जाते हैं, मैं और वो। आई लाइक इट। पढ़ने का जब वक्त मिलता है तो पढ़ता हूँ,
लेकिन आजकल सबसे बड़ी कैजुअलिटी ये होगी कि पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, और जो मिलता है वो कम वक्त अखबार ही ख़त्म नहीं होती। तो अखबारों को पढ़ना क्या लाजमी है? लाजमी तो नहीं है, कोई गाली दे रहा है सुनना पड़ता है कि क्या कहा है उसने। और आप लोगों का कॉलम कौन पढ़ेगा अगर हम ही पढ़ना बंद कर दें। थिएटर मेरा बहुत बड़ा शौक है, लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप कैदी बन जाते हैं। अब मैं सैर भी इसी घर के अंदर करता हूँ, और आप जानती हैं मैं शाम को लोधी गार्डन सैर करने जाया करता था। क्या करें, कीमत देनी पड़ती है हर चीज़ की। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ लुटा है? देखिए, एक बड़ी अजीब बात है, मैं ये नहीं कि अपने मुंह से बड़ापन कर रहा हूँ, मुझे अपने आप के ऊपर कभी इक़्तिदार का एहसास नहीं हुआ, कभी भी, इवन बाई सोच में भी। मुझे ये कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ बहुत बन गया हूँ या बड़ा आदमी। इसलिए नहीं कि मैं पोज कर रहा हूँ, ये मेरी अंदर से। और बड़े एक दो दफ़ा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि शुरू में खासकर एक दो जगह मैं डिनर वगैरह पे गया तो वहाँ पहले से जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो नाम लिखा रहता बैठ के, अब गया तो प्राइम मिनिस्टर, तो एक मिनट रुको, अच्छा ये मेरी यू सडनली आर सरप्राइज दैट दिस इज माय सीट। प्रधानमंत्री गुजराल के बारे में कहा जा सकता है कि वो सत्ता में है, लेकिन उनके हाथों में ताकत नहीं है। जिस सरकार के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें 13 अलग-अलग दल शामिल हैं। नतीजा ये कि वो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कर पाएंगे कि नहीं, इसकी चिंता उनको दिन रात रहती है। जो दिन हमने उनके साथ बिताया, उससे उनकी बेबसी का एहसास कुछ हमको भी हुआ। फैज का बड़ा अच्छी नज़म थी कि जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, तब कितना कसबल बाहों में और खून में कितनी लाली थी। यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगे, ऐसा न हुआ। अब तुम ही कहो क्या करना है। नदी भी वही है, नाव भी वही, कुछ मांझी थी अनजान बहुत, कुछ अनपरखी पतवारें थी। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। ये सवाल मुझे हमेशा आता है, अब तुम ही कहो क्या करना है। अब मुझे बदकिस्मती को जिंदगी से मुझे मांझी बना दिया गया है, लेकिन दुख की नदियां वही